नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में खास तौर से हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। इसके अलावा देश की तमाम बड़ी खबरें उन पर भी डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। 2026 और 27 में विकास दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान। भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस से तेज गति से हो रही है देश की प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को कहा, आगामी बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर रहेगा जोर। देश को बताया दुनिया के लिए आशा की किरण। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार। बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने दी प्रिय नेता को विदाई। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आज होगा भव्य समापन। थल सेना, नौसेना और वायुसेना समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड देंगे मनमोहक प्रस्तुतियां। और ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले आज। पहले मैच में बेलारूस के आर्यन सबलेंका के सामने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना, तो वहीं दूसरे सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला और एलिना रायपाकिना के बीच होगी भिड़ंत। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। किस तरीके से इसके जरिए जो रिफॉर्म को गति है वो मिलती हुई नजर आ रही है। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते 1 साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 की अगर हम बात करें तो इसमें 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। बजट से पहले पेश समीक्षा में कहा गया है कि कुल मिलाकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि का दृष्टिकोण मजबूत है। इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, लेकिन निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक वृद्धि अनुमान में हाल के वर्षों में किए गए नीतिगत सुधारों के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की वृद्धि क्षमता 7% के करीब पहुंच गई है। इसमें कहा गया है कि घरेलू कारकों की प्रमुख भूमिका और वृहद आर्थिक स्थिरता के मजबूत होने के कारण वृद्धि से जुड़े जोखिमों को लेकर स्थिति मोटे तौर पर संतुलित बनी हुई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात की जाए, copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. खासतौर से महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार हम कह सकते हैं एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वैश्विक परिदृश्य को अगर देखें तो और भी ज़्यादा मजबूती जो है वो नजर आती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रसिंजीत के बासु जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। साथ ही संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ प्रसिंजीत जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर देखा जाए जीडीपी का जो अनुमान जताया गया है वो 7.4 और अगले वर्ष के लिए भी करीब 6.8 से 7.2 के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? ये देखिए, अगर इस वर्ष, इस साल की जो पहली छमाही पे अगर ध्यान दे तो 8% की ग्रोथ हुई है जी। तो दूसरी छमाही में मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जीएसटी पे जो जीएसटी रिफॉर्म्स आई सितंबर की अंत में हुई थी, और उससे पहले इनकम टैक्स कट्स तो सारे साल के लिए है, और इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई की जो कट्स अभी भी चल रहा है जी, उससे भी इकोनॉमी की गति बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये जो गवर्नमेंट की जो सरकार की जो फोरकास्ट है जी, ये बहुत कंजर्वेटिव है। इससे ज़्यादा होना आवश्यकता है, और मेरे ख्याल में इस साल, इस वित्तीय वर्ष अगर आप देखें फिस्कल ईयर,
जी। तो इस वित्त वर्ष में 8%, 8.55% की 8.5% की ग्रोथ होगी, और अगले साल 8 से ज़्यादा होने का आवश्यकता है, क्योंकि ये जीएसटी रिफॉर्म्स के जो एक इम्पैक्ट इसका हमें नजर आएगा, इम्पैक्ट चलता रहेगा अगले साल के पहले हाफ पे, और ये जो हम FTAs पे हस्ताक्षर किए हैं जी। यूके के साथ, EFTA के साथ, ओमान के साथ, और अब EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ जी, इसके जो बेनिफिट्स आएंगे अगले साल आने वाला है जी। तो मेरे ख्याल में अगले साल जो फिस्कल ईयर, जो वित्त वर्ष जो है FY 26-27 जी, उसमें 8% से ज़्यादा होना बिल्कुल इस तरह की जो रफ्तार है वो जाहिर तौर पर नजर आ सकती है। शैलेंद्र, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था कितना जो दमखम है वो यहाँ नजर आ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में जिन बातों का जिक्र किया गया है, हर एक क्षेत्र, कृषि की बात की जाए या तमाम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, सेवा क्षेत्रों की बात की जाए, जो भागीदारी निकल कर आ रही है, हर कहीं से हम कह सकते हैं एक मजबूती मिल रही है, और उसी मजबूती के आधार में भारत आज के समय में विश्व में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था यहाँ नजर आ रहा है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें विस्तार से अलग अलग सेक्टर्स में क्या प्रदर्शन है हुआ है इसकी जानकारी दी जाती है और क्या चुनौती है। हम जानते हैं कि दुनिया वैश्विक स्तर पर हम देखें तो अनिश्चितताओं का दौर है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 7% के आसपास अगले साल ग्रोथ करेगी। ये बहुत राहत की बात है, चूंकि हम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुके हैं और इस ग्रोथ मोमेंटम को हम आगे बरकरार रखने वाले हैं। बिल्कुल, जैसा कि डिस्कशन में चर्चा हो रही थी कि जो FTA हुआ है उसका असर अगले साल या उसके अगले साल ज्यादा दिखाई देने वाला है, तो हम उससे आगे जा सकते हैं जी। दूसरा जो चिंता होती है वो इस बात को लेकर होती है कि महंगाई दर ज्यादा ना हो। महंगाई वेल इन कंट्रोल है, और हम जानते हैं कि अगर खाद्य महंगाई दर देखें तो काफी ऐसे स्तर पर है जिसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, और ये बात आर्थिक सर्वेक्षण भी कहता है जी। तीसरी बात यह है कि हम विनिर्माण सेक्टर में ग्रोथ को आगे ले जाने की ओर प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर चिंता जताई जाती रही थी, लेकिन बीते वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उसका असर आगे आने वाले वर्षों में और तेजी से दिखेगा। हम इसका असर देखना पहले ही शुरू कर चुके हैं, जब मोबाइल में हम निर्यात कर रहे हैं अब, और तमाम आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ऐसे तकनीक वाले क्षेत्र हैं वहां पर भारत अब अगुवाई करेगा भविष्य में, इसके नींव रखी जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर जब विनिर्माण सेक्टर बढ़ेगा तो दुनिया के बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा। और आप लेबर की बात करें तो हमने देखा कि जो हाल ही में लेबर कोड लागू हुआ उससे जो श्रमिकों की स्थिति बेहतर हुई है और आगे बेहतर होने वाली है, उसकी वजह से हम बड़ी संख्या में कल्याणकारी जो राज्य की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। और यह संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से प्रगति कर रही है। हम बिल्कुल शैलेंद्र, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, दोबारा आपके पास में लौट कर आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी जो रूल्स हैं उसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक नोटिस जारी यहां किया गया है। साथ ही आपको बता दें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से जवाब भी मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स के खिलाफ दायर याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर यहां पर खासतौर से यूजीसी खिलाफ न सिर्फ जो नोटिस है वो जारी किया गया है, बल्कि यूजीसी जवाब भी मांगा गया है। और ताज़ा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विकास सारथी का। विकास, क्या ताज़ा जानकारी आ रही है अभी तक? विकास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मुझे आवाज मिल रही है। जी, क्या ताज़ा जानकारी? जी मुकुल, यहाँ पर कई याचिकाएं दायर हुई थी यूजीसी के नए रेगुलेशंस के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि जो
जो भी रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ कमी है और इनसे आगे आने वाले दिनों में और एक विभाजनकारी स्थिति पैदा हो सकती है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये जो नए दिशा निर्देश हैं, नए रेगुलेशंस हैं, ये लागू अभी नहीं होंगे। और कोर्ट ने कहा है कि 2012 में इससे पहले जो रूल्स थे जो लागू थे वो आगे जारी रहेंगे। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि ये जो शिकायतें यहाँ पर याचिका में उठाई गई हैं उनमें तथ्य कोर्ट को लगते हैं, इसीलिए कोर्ट इस नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पर फिलहाल रोक लगा रहा है। 19 मार्च को इस मामले पर कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। इस बीच यूजीसी और सेंटर को अपना जवाब दाखिल करना है। और यहाँ पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आए। यानी पहले कोर्ट ने कहा कि हमारे एक बड़ी चुनौती रैगिंग को लेकर के है, उसको अगर एड्रेस किया जाता तो और बेहतर होता, लेकिन अभी का जो पूरा रेगुलेशंस है उसमें कई कमियां हैं। मसलन उसमें ये भी सीजीआई की तरफ से उठाया गया कि एक जो भी कोई स्टूडेंट किसी नए क्षेत्र में आता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट कहीं दिल्ली में आके पढ़ाई करता है, दिल्ली का कोई स्टूडेंट दक्षिण भारत में जाके पढ़ाई करता है, तो उसको बहुत सारी वजहों से हो सकता है एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। लेकिन ये जो नए रेगुलेशंस हैं इनमें कुछ ही चीजों को मुख्य तौर पर कास्ट को ही आधार बना करके इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। कोर्ट का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि सेग्रीगेशन ना हो, बजाय इसके ये रेगुलेशन सेग्रीगेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि सब लोग एक कैंपस में मिलजुल कर रहें, नीति इस तरह से होनी चाहिए। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को हम बिल्कुल गंभीर मानते हैं कि एक कैंपस में सबके लिए उचित माहौल होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और इसके लिए कोर्ट ने कहा कि एक हाई पावर कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, लेकिन उसके सदस्य कौन होंगे उसके नाम पर भी अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। तो यानी अब केंद्र और यूजीसी मिलकर कुछ नाम सजेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और उसके हिसाब से एक नई कमेटी बनेगी जो नई सिफारिशों और सुझावों के साथ आएगी। क्योंकि अभी के जो रेगुलेशंस हैं उनमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है उनमें कोर्ट को तथ्य नजर आए। और कोर्ट ने कहा कि हम 75 साल में एक क्लासलेस सोसाइटी बनने की तरफ होने की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि जो ये गाइडलाइन या रेगुलेशंस हैं ये कहीं ना कहीं एक रेग्रेसिव अप्रोच को दिखाते हैं। यानी हम क्या वापस उल्टी दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, जहां पर के हॉस्टल भी जाति के आधार पर अलग अलग हों। जब ये बात यहां पर उठाई गई वकील की तरफ से तो कोर्ट ने काफी इसे गंभीर मामला माना और फिलहाल 2012 की जो रेगुलेशंस हैं वही जारी रहेंगे। यानी कोई नई शिकायत आती है किसी स्टूडेंट की तरफ की ओर से तो 2012 के रेगुलेशन के तहत उसका समाधान होगा। और ये नई नीति 2026 की जो है इस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 19 मार्च को भविष्य में इस नीति का क्या होगा, इस स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन कोर्ट ने आज हिंट कर दिया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और उसकी जो सिफारिशें होंगी उसके हिसाब से नए रेगुलेशंस बनने चाहिए जो देश भर के कैंपसेस में समानता को और पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार हो, इसको बढ़ावा दे। नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, बाकायदा एक समिति बनाई जाएगी और उसके बाद जो 2012 के प्रभावी हम कह सकते हैं जो नियम हैं उनको अभी जाहिर तौर पर लागू माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खासतौर से मिड डे प्राइम में हम लगातार बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। प्रसेंजित जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, एग्रीकल्चर की हम बात करें, सर्विस सेक्टर की बात की जाए, इनमें एक जो ग्रोथ नज़र आ रही है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कितनी मजबूती आपको लगता है अर्थव्यवस्था को मिल रही है? क्योंकि एक लक्ष्य भी है हमारा कि कब हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन पाएंगे। हाँ, देखिए तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भुगतान जी जो क्या कहते हैं संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसके जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जी इस साल 0 होने वाला है। और इन्फ्लेशन अगर देखें 15 साल में 15 ईयर लो हमारे इन्फ्लेशन पहुंचे हैं जी। और ग्रोथ अगर देखें तो 8.5% पे पहुंचा है इस साल, पहुंचने वाला है। तो वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आप देखें हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पृथ्वी में किसी जगह में ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ हम देख पा रहे हैं जी। लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, करंट अकाउंट बैलेंस, सब चीज में इस साल जो अंतिम जो आउटकम है जी सब अच्छा है। तो जी इस दिशा में तो अगर आप देखें तो हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रहा है कि और कुछ स्टिमुलस दे जाए डोमेस्टिक इकोनॉमी पे, क्योंकि यूएस के साथ हमारे थोड़ा सा
कठिनाई है जी, कठिनाई आ रहा है उनके, लेकिन बातचीत लगातार जारी है उसमें भी। हाँ, पर उसमें बातचीत तो लागू है, पर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुई है 2 दिन पहले, उससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगी अगले साल। और यूके के साथ, ओमान के साथ, 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएई के साथ जी जो समझौता हुई है, बिल्कुल तमाम नाम है, न्यूजीलैंड है, मॉरिशस मॉरिशस जी, है, बहुत देशों से, ओमान और EFTA जो 4 देशों हैं यूरोप के, नॉर्दर्न यूरोप, सबके साथ समझौता हुआ है। और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स की भी बढ़ोतरी होना चाहिए अगले साल। और डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उस पे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत 15-year लो पे पहुंची है जी, और RBI और इंटरेस्ट रेट्स कट्स करेंगे। मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में हम 50 बेसिस पॉइंट्स की, आधा परसेंटेज पॉइंट की और कमी आएगी इंटरेस्ट रेट्स में। और GST रिफॉर्म्स के भी जो पॉजिटिव असर है वो भी अगले 6-7 महीने में हम देखते रहेंगे जी। तो हमारी जो हालत है, अर्थनैतिक स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। मेरे ख्याल में जो ये गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक सर्वे आज निकली है जी, वो बहुत ही कंजर्वेटिव तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस साल सिर्फ 7.4% की जी ग्रोथ जो है वृद्धि होगी। मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा, ये 1% कम है। मेरे ख्याल में 8.4 या 8.5% की बढ़ोतरी होने की आवश्यकता है इस साल, और अगले साल भी ऐसे ही 8% के करीब होगी। तो मेरे ख्याल में अब हमारे जो प्लानिंग है, हमारे जो फिस्कल जो मैथ्स है, इस पे हम ध्यान दें कि 6.5% की बढ़ोतरी अगर हम हर साल इस पे हम असम्पशन ले कि 6.5% ही होगा हमारे ग्रोथ जी, तो जो टैक्स के जो प्रोजेक्शंस है ये बहुत कम होती है, और जो अल्टीमेट जो आउटकम होता है जी, वो उससे बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप इस साल भी देखें, पिछले 4 साल से हम देखते रहे हैं जी कि हर साल जो फोरकास्ट होता है टैक्स रेवेन्यू का, उससे बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। तो यानी लक्ष्य से ज्यादा है, क्योंकि हमारे ग्रोथ इज पिछले 4.5 साल में अगर देखें जी, हमारे ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ है 8.2%। और यहाँ पे हमारे जो जितने अर्थनीतिविद है, जो जितने इकोनॉमिस्ट है, सब साढ़े 6% की फोरकास्ट में लगे रहे हैं। हर साल यही कहते हैं कि 6.5% की वृद्धि होगी जी। असल ग्रोथ रेट है 8.2%। और बाद में ये स्थिति भी प्रसेनजीत जी हम देखते हैं, सबको अपने अनुमान जो है उसमें संशोधन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। फिर चाहे IMF की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, और ये कहीं ना कहीं बताता हुआ कि किस तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था है और मजबूत हो रही है और विकसित भारत की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, लेकिन हम यार करें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मू मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर और खासतौर से शैलेंद्र आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ना सिर्फ जो भारत की साझेदारी हो रही हैं दूसरे देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, उनका असर, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण इस बात की भी बानगी हम कह सकते हैं हमें नज़र आ रही है कि जो नीतियाँ हैं वो कितनी कारगर रही हैं, कितनी असरदार रही हैं। देखिए, एक उदाहरण बताना चाहूँगा। आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि डीबीटी जो लागू हुआ, यानी सब्सिडी जो दी गई डीबीटी के माध्यम से, उससे जो लीकेज रुकी 3.48 लाख करोड़ की जो लीकेज है वो रोकने में सफलता हासिल हुई है। तो इसका फायदा किस तरह से आम लोगों को, लाभार्थियों को हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और जब इस तरह लीकेज रुकती है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है और हम जो सब्सिडी का जो खर्च है उसको घटाने में कामयाब हो पाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में जब फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी थी, और हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर को हम आयात कर रहे हैं जी, और लेकिन भारत में हमारे किसानों को सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों का बोझ नहीं डाला और सरकार ने उसको वहन किया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम तेजी से विकास कर रहे हैं, हमारे पास राजस्व एक तरह से ठीक तरीके से आ रहा है, उसमें टैक्स बेस बढ़ रहा है। देखिए, जब ये आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि महंगाई में हम काबू की स्थिति में है, यानी कि जो एक स्तर होता है उससे वो नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई भविष्य में ब्याज दरों में और कमी कर सकता है। क्योंकि आरबीआई हमेशा ये देखता है कि ब्याज दरों में कमी वो तब करता है जब महंगाई का स्तर नीचे हो, यानी महंगाई बढ़ने की संभावना और एक वेल लिमिट से ऊपर न हो। तो हम भविष्य में देखेंगे कि कर्ज और सस्ते हो सकते हैं, तो इसका फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। तमाम सेक्टर्स को जो कर्ज लेकर अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको होगा, और बाकी अगर आप देखें तो घर कर्ज लेने वालों को, ऑटो कर्ज लेने वालों को इसका फायदा होगा और इसका फायदा उद्योग जगत को होगा। तो ये पूरी साइकिल आगे और तेज हो सकती है अगर आरबीआई अपने कर्ज में दरों में और कटौती करता है। हमने हाल 6 महीने में देखा है कि काफी कटौती की है, यानी आने वाले समय में उसकी संभावना और है, तो विकास दर उससे और तेज होगी। हम विकास की बात हमने कर ली, महंगाई कंट्रोल में इसकी बात कर ली, बिल्कुल। जो सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं उससे जो सकारात्मक असर पड़ रहा है इसकी बात कर ली। चुनौतियां क्या क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण स्पष्ट तौर पर कहता है कि वैश्विक अनिश्चितताएं जो हैं, और जो अमेरिका ने टैरिफ और इस सब का जो मुद्दा आया, इससे चुनौतियां आई हैं, लेकिन ये मैनेजेबल है, यानी इसको मैनेज किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, और जो विभिन्न देशों के साथ हमारी और बातचीत चल रही है, हम जानते हैं कि अभी 48 घंटे भी नहीं हुए जब इतनी बड़ी डील भारत ने की है यूरोपियन यूनियन के साथ, 27 देशों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए उसका जिक्र किया। हमारी अमेरिका से भी बातचीत आगे अगर बढ़ेगी और कुछ देशों के साथ एफटीए होगा, तो हम देखेंगे कि इसका और बेहतर तरीके से हम प्रबंधन कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर जो बाजार भारत के लिए खुल रहे हैं या फिर वहां भारत की स्थिति बेहतर हो रही है, इसका असर अगले आने वाले 1-2 वर्षों में दिखेगा। तो जो प्रोजेक्शन है हम इससे आगे जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इन सब का फायदा समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए, खासतौर पर जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक तौर पर पीछे छूट गए हैं। तो यह आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि जो रिफॉर्म्स किए गए, जो लेबर कोड लगाए गए या सरकार ने जो तमाम रिफॉर्म्स किए, उसकी वजह से उनको फायदा हो रहा है। गरीबी के नीचे रहने वालों की संख्या घटी है बीते 1 दशकों में, और पिछले 1 वर्षों के भी संकेतक अच्छे हैं। तो आगे जो तमाम रिफॉर्म्स होने की संभावना है, और अब तक जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे न केवल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, न हम केवल महंगाई सरकार एक तरह से या आरबीआई उस पर नजर रखता है, काबू में है, बल्कि हम संस्थागत तरीके से जो हमारी चुनौतियां थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो चुनौती थी, यानी बेहतर स्थिति वो नजर आती है हमें, उन चुनौतियों को पार पाने में कामयाब हो रहे हैं। चलिए, बिल्कुल एक बेहतर स्थिति जाहिर तौर पर देख सकते हैं। खासतौर से प्रसेनजीत जी, क्योंकि अगर जब हम कह रहे हैं कि तमाम कारक जो हैं वो अनुकूल चल रहे हैं, यानी फेवर में नज़र आते हैं, महंगाई जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देशों के साथ साझेदारी भी हमने देखी है, महत्वपूर्ण साझेदारी, ऐसे में फिस्कल डेफिसिट की अगर बात की जाए, क्या उसकी स्थिति वो इस बार नज़र आएगी हमें? मेरे ख्याल में इस साल के जो टारगेट थे वो 4.4% की जीडीपी की प्रोपोर्शन में, वो
वो हो, दैट विल बी इजीली अचीव्ड। जी। इसके बाद अगले साल के लिए मेरे ख्याल में जो प्रोजेक्शन होगा वो ऐसे ही 4% ऐसा फिस्कल डेफिसिट की यानी गिरावट उसमें भी हमें देखने को मिलेगी। और एक चीज़ है कि जी। इस साल हम अगर देखें तो 15 साल में सबसे कम महंगाई, इन्फ्लेशन, जी। 15 साल के सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है। तो इसके वजह से एक असर पड़ेगी कि उतने ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा जैसे दूसरे साल में होता है, क्योंकि जी। अगर इफ इन्फ्लेशन इज हाई तो टैक्स रेवेन्यू भी थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे पड़ता है। जी। पर इस साल हमारे इन्फ्लेशन रेट बहुत ही कम है, 15 साल से के सबसे कम महंगाई या इन्फ्लेशन रेट है जी। इस साल। तभी भी अगर हम इस साल की जो बजट डेफिसिट की फोरकास्ट है वो हम अचीव करें तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि लो इन्फ्लेशन जब होता है तो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की टैक्स रेवेन्यू पे थोड़ा सा असर पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम असर की बात कर रहे हैं, खासतौर से सकारात्मक असर की बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ की जो दरें हैं वो बढ़ाई गई या वैश्विक स्तर पर एक कहीं ना कहीं अनिश्चितता नजर आती है, उसकी वजह से उसका जिक्र भी आर्थिक सर्वेक्षण में हमने देखा कि किया गया है कि कहीं ना कहीं जो निर्यातक हैं उन पर एक दबाव की स्थिति बनी, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर चाहे जीएसटी की हम बात करें कि किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ और सरकार ने जो अन्य द्वार अब खोले हैं, जो तमाम संभावनाएं हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए क्या माना जाए कि एक देश की जो निर्भरता है ना सिर्फ वो हम खत्म कर रहे हैं बल्कि और ज़्यादा जो विकल्प हो सकते हैं उन पर अब लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत कुछ देख रहे हैं, जैसे कि इस 12 महीनों में हम देखे हैं कि इनकम टैक्स रेट्स कम हुआ है। जितने टैक्स पेयर्स हैं सबके लिए इनकम टैक्स रेट की कमी आई है। जी। फिर जीएसटी रिफॉर्म्स, बहुत ही मजबूत रिफॉर्म्स हुए हैं जी। सितंबर के अंत में, और हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत नीचे आ गई है। इसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी इस अगर आप 12 महीने के पे ध्यान दें जी तो 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। बिल्कुल। तो और भी इंटरेस्ट रेट्स की कमी आने का आवश्यकता है। बिल्कुल, जो स्थिति है इसी के अप्रैल में और जून में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी आएगी, और इससे अगले वित्तीय वर्ष में FY27 में हम और पॉजिटिव एक असर पड़ेगी अर्थनीति पे जी। और मेरे ख्याल में 8% की बढ़ोतरी की आवश्यकता है अगले साल भी। बिल्कुल, और जो वृद्धि दर है वो और बढ़ी हुई नजर आएगी, जिस तरीके से खासतौर से जो असर है वो लगातार सरकार की नीतियों का नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खासतौर से आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात की जाए, ना सिर्फ हमने जाना किस तरीके से जो देश है उसमें मजबूती आ रही है और विकसित भारत विजन की तरफ भी लगातार हम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना करते हुए पीएम ने इसे देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बताया। पीएम ने विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान की भावना से काम करने का आह्वान किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें। ये है वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र पर सभी सांसदों को दिया।
सत्र के आरंभ में बुधवार को हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते हुए पीएम ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति, पुरुषार्थ का लेखा जोखा और आकांक्षाओं को रेखांकित करने वाला बताया। बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने दोहराया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की पहचान रही है। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। पीएम ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। 2026 की शुरुआत में ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने को पीएम ने वर्ष का बहुत सकारात्मक आरंभ बताया। 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूरे विश्व के लिए भारत किस तरीके से आशा की किरण बन रहा है, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिलहाल हम यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपको चाय? तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मीडिया प्राइम में। अब आइए बात कर लेते हैं अजीत दादा की। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने मिलकर अपने पिता अजीत पवार की चिता को मुखाग्नि दी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर हजारों की संख्या में जनता वहां मौजूद थी। लोगों ने अजीत दादा अमर रहें के नारे भी लगाए। पूरा माहौल गमगीन हो उठा। उनके परिजनों के साथ साथ आम जनता में भी अंतिम संस्कार के वक्त शोक की लहर थी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अजीत पवार को अंतिम संस्कार के इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने वहां पर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी की आंखें नम दिखीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस दुख की घड़ी में वहां पहुंचे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अब देख सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम विदाई दी गई। बारामती के राजा अजीत दादा और उसी नाम की गूंज आज यहां सुनाई दे रही थी, जो कि अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। और हमारे संवाददाता बारामती से योगेश शीतल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से हर किसी की जो आंखें हैं नम नजर आईं, और ना सिर्फ दिग्गज जो राजनीति क्षेत्र की बात की जाए वो तमाम बड़े नेता गृह मंत्री भी वहां पहुंचे, साथ ही आम जनता की जो आंखें हैं वो भी नम रहीं और हर कोई अजीत दादा को उस वक्त याद कर रहा था जब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था। बिल्कुल, देखिए मुकुल, जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको विदाई दी गई। गगनचुंबी नारे जो थे वो यहाँ पे युवा लगा रहे थे। जिस विद्या प्रतिष्ठान में इस वक्त हमें यही ग्राउंड है जहाँ पर पूरा जो अंतिम संस्कार है वो हुआ है। हमारे पीछे आपको कैमरा पर्सन दिखा सकते हैं कि जो चिता है वो अभी भी जल रही है और वहाँ पे अभी भी जो उनके परिजन हैं वो वहाँ पे अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्रियाक्रम होता है, जो उसके बाद की विधि होती है उसको संपन्न कराना होता है, तो उसके लिए जो है रुके हुए हैं। आपको पुलिस वाले भी दिख रहे होंगे एहतियात के तौर पे, वो भी वहाँ पे हैं कि भीड़ में किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो। अगर आप बात करें, आज का दिन काफी बड़ा दिन रहा अगर महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि महाराष्ट्र ने न केवल अपना उप मुख्यमंत्री खोया है बल्कि एक ऐसे नेता को खोया है जो कि लोगों से जुड़े जो कनेक्टिविटी थी उनका, उसके लिए वो जाना जाता था। और यही वजह थी कि हजारों की संख्या में जो है लोग उमड़ आए। और आज ही नहीं बल्कि कल से हम देखे थे, कल से जब घटना हुई थी और कल जब बॉडी को यहाँ पे लाई गई थी, हालांकि फिर सुबह काटेवाली जो कि उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पे बॉडी को ले जाया गया और फिर वहाँ से तिरंगे में लपेट के जो है वो बॉडी यहाँ पर आई और फिर यहाँ पर जो है उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ। हम बहुत संक्षेप में बहुत कम समय में चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ के जो स्टाफ हैं रोहन, वो बताएं कि बारामती का उनका किस तरीके से खास तौर पर ये पुणे जिले का बारामती जो तहसील है उसमें वो कम बारिश वाला एरिया था, मगर जब शरद पवार साहब ने इस यहाँ की डेवलपमेंट की नींव रखी, उसको बढ़ावा देने का काम अजीत पवार ने किया। यहाँ पे इंडस्ट्री हो, एग्री बेस हो, यहाँ का जो सिटी एरिया है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे वो और पेरेंट्स मिनिस्टर भी पुणे के रहे थे। उन्होंने उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से जो फंड्स है ज़्यादा, यहाँ के जो बेसिक लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने का काम अजीत पवार ने किया, इसलिए उनका लगन इन लोगों के साथ, बारामती के साथ था। बिल्कुल, और अपने खास करके जीवन शैली की अगर बात करें तो पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं उनकी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। उनका कोई भी कार्यक्रम होता था, चूंकि कई सारे कार्यक्रम हम लोगों ने अटेंड किए थे। परसों मैं मुझे लगता है 25 तारीख को जब हिंदी चादर का कार्यक्रम नांदेड़ में था, मैं वहाँ पे था, उनसे मुलाकात भी हुई थी। उनकी तस्वीरें जब हमारे कैमरा पर्सन लिए थे तो उन्होंने कहा भी था कि तस्वीर खूब छान आहे ना, वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था और लोगों से कनेक्ट करते थे। कई बार प्रोटोकॉल को तोड़ करके वो लोगों से मिलते थे, जो युवा है खास करके, क्योंकि जैसा कि रोहन भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ विकास कार्य किया उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो युवाओं को मिला और यहाँ से पलायन नहीं हुआ। जिस तरीके से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र या किसी भी जगह पलायन एक बड़ा विषय रहता है, आपको बारामती से पलायन की खबरें आपको कहीं भी नहीं सुनाई देगी। तो वो एक उसके जो बड़े जो कर्णधार है वो रहे हैं। और चूंकि कोऑपरेटिव सेक्टर है पूरा, अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र को देख लें, पुणे है, कोल्हापुर है, सतारा है, ये सब पूरा शुगर बेल्ट कहा जाता है। और चाहे कोऑपरेटिव बैंक है, डेयरी है या फिर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसको लेकर वो काफी लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। करीब 3.5 दशक में जो उनका पूरा सक्रिय राजनीति रहा, अगर आप देखें तो 1991 से वो पहली बार जब बाई इलेक्शन में आए, उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री बने रहे, कई सारे पदों पर रहे। 16 साल तक वो कोऑपरेटिव सेक्टर को लीड कर रहे थे, जो बैंकिंग सेक्टर था। तो बहुत सारी चीजें थी जो उनसे जुड़ी हुई थी। चूंकि लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड थे तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। गृह मंत्री आए थे यहाँ पे, गोवा के मुख्यमंत्री जो थे वो थे, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी से लेकर कई सारे मंत्री यहाँ पर दिखे। इसके
उसके अलावा एक क्रॉस पार्टी लाइन जो शिवसेना है, शिवसेना का दोनों खेमा है, या फिर एमएनए से खुद राज ठाकरे थे, राज ठाकरे पत्नी और उनका बेटा, सब लोग यहाँ पर थे। तो एक क्रॉस पार्टी लाइन जो है, हर छोटी बड़ी पार्टी के नेता जो वो भी थे, कार्यकर्ता तो बड़ी संख्या में थे ही। कुल मिलाकर मैं आपको कहूं तो बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अजीत पवार को यहाँ दी गई है बारामती में। जी बिल्कुल योगेश, और शायद यही एक बड़ी वजह जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, राजनीतिक करियर में हम कह सकते हैं कि शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद भी जनता के साथ जो जुड़ाव रहा, तो और जैसा आपने बताया कि जो व्यवहार उनका रहता था जनता के साथ, या उनके ना सिर्फ विकास कार्यों की बात की जाए, उस वजह से एक लगाव हम देख सकते हैं जनता का उनके साथ जो नजर आता है। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें ना, तो आप विदर्भ में ले लें या मराठवाड़ा में ले लें, पश्चिमी महाराष्ट्र में ले लें, आपको महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस तरीके से रहती है। कई सारे राज्य को हम देखते हैं, जैसे बिहार की आप राजनीति देखें तो कई सारी चीजें आपको लगेगी कि ये चीजें जो है यहाँ पर हाईलाइटर्स है, बहुत पहले से जो कि होती आई है। आप उदाहरण के तौर पर वहां का कास्ट इक्वेशन देख लें, ये सब चीजें रहती है। अगर आप साउथ की पॉलिटिक्स को देख लें तो उनका एक अलग ट्रेंड रहता है, वेस्ट बंगाल का एक अलग ट्रेंड रहता है। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखेंगे तो जमीन से उभर के आए हुए नेता आपको बहुत बड़ी संख्या में दिखे, चाहे वो गोपीनाथ मुंडे की जो आप अगर उनकी चाहे तो बात कर लें, या फिर आप चाहे तो अलग अलग क्षेत्र में अगर आप नॉर्थ में चले जाए, ट्राइबल एरिया में अगर आप बात करें तो वहां पे आपको बहुत सारे नेता ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप वेस्टर्न पॉकेट की बात करेंगे तो पवार फैमिली जो है उनका एक बैस्टन रहा है इंटायर। अगर आप देखें पश्चिमी महाराष्ट्र, मैं उनको नैरो करके पश्चिमी महाराष्ट्र में सीमित नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं कि किस तरीके से इस पॉकेट के जो बड़े नेता हैं, छत्रप आप कह सकते हैं, वो वहां पे पवार फैमिली रहा है। और चूंकि अजीत पवार उस ट्रेंड को लीड कर रहे थे, जैसा कि रोहन जो हमारे साथी है वो भी आपको बता रहे थे कि वो किस तरीके से उन्होंने जब पानी की जब समस्या थी उसको उन्होंने टैकल किया। आज यहाँ पे गन्ने की जबरदस्त पैदावार है, आपको हर जगह जो है आपको छोटे छोटे जो है गन्ने के शुगर मिल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो डेयरी है वो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। और हमेशा कनेक्टिविटी, आप समझिए कि जिला परिषद का चुनाव जो 5 तारीख को था उसके लिए वो मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, लोग बहुत उम्मीद में थे, हमेशा वो यहाँ पे विजेता बने, जीते रहे। राजनीति में बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आती है, कई बार अलग अलग जो चीजें हैं वो आदमी के कह सकते हैं कि राजनीति में कई सारे ऐसे फैसले भी कई बार लेने पड़ते हैं जो कि विवशता की वजह से लिए जाते हैं। तो अगर आप उन सब कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इनका जो पूरा एक तरीके के साफ सुथरा जो करियर रहा, उस यही वजह थी कि जब देवेंद्र फडणवीस से कहा गया, जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा और जब मीडिया से उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा कि जिसपे वो रिलाय कर सकते थे वो नेता अब नहीं रहा। यानी कि उन पे एक डिपेंडेबल उनको कहा जाता था कि अगर अजीत पवार को कोई काम अगर दिया गया है या कोई असाइनमेंट उनको दिया गया है तो आप भी निश्चिंत हो सकते हैं कि ये काम जो है तय समयावधि में हो जाएगा और इसमें किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। तो चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको रिमूव करना है, उसमें वो पारंगत हो चुके थे क्योंकि वो लोगों से जुड़े थे और हर तरह की चीजों को समझते थे। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो देखिए पार्टियां बदली जाती है, कई सारे लोग हैं जो पार्टी बदलते हैं या फिर जो कार्यकर्ता है वो भी कई बार शिफ्ट होते हैं, लेकिन जो जुड़ाव है वो अजीत पवार का जो यहाँ की धरती से था, यहाँ की मिट्टी से था, यहाँ के लोगों के साथ था, वो कहीं ना कहीं आज जो है उसकी गवाही जो है वो आज हो गई जब पूरी बारामती जो है लोगों से भर चुकी थी। दूर जहां से किलोमीटर, कई सारे किलोमीटर दूर तक सारे होटल्स जो हैं वो होटल्स फुल थे और होटल्स के बाहर जो कई गाड़ियां ऐसी देखी गई जहां पे लोग गाड़ी के अंदर सोए हुए थे। अगर आप उनसे पूछे तो वो कहां से आए थे तो आपको पता चलेगा कोई बहुत दूर से आया था, कोई कहीं बीट से आया है तो कोई नंदुरबार से आया है, तो हर तरफ से जो लोग आए थे और महाराष्ट्र के बाहर से भी लोग आए थे वो लोग यहाँ पर आए थे। और चूंकि होटल्स के यहाँ पे दिक्कत थी तो उन लोगों ने पूरी रात गाड़ियों में बिताई, चाहे वो छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, कई लोग हॉस्पिटल्स में रहे, कई लोग पुलिस स्टेशन में रहे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये सब चीजें हैं जो कि दर्शाती है कि एक नेता ने जो समाज के लिए किया है, फिर समाज उसको जब पेबैक करता है तो किस तरीके से करता है, उसकी एक बहुत बड़ी वानगी जो है वो यहाँ पे दिखाई दी। जी बिल्कुल योगेश, और यही एक खासियत जो नेता की। अनंत विजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं अजीत पवार का जो राजनीतिक करियर की बात की जाए, जिस तरीके से जमीन के साथ जो उनका एक जुड़ाव रहा है। देखिए विपुल जी, अजीत पवार पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं, लेकिन आज उनको अगर याद किया जाएगा तो सिर्फ बारामती के नेता के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। पुणे का अगर मॉडर्न आर्किटेक्ट किसी को माना जा सकता है तो वो अजीत पवार थे। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़, ये 2 इलाके में अजीत पवार ने विकास के बहुत कार्य किए। जिस प्रकार से पुणे में अर्बनाइजेशन हुआ और जिस प्रकार की चुनौतियां पुणे को देखने को मिली, या पुणे में जो मेट्रो का 3rd लाइन इन्होंने शुरू करवाया जिसका श्रेय उनको ही जाता है, तो मुझे लगता है कि बारामती और पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ ये 3 इलाके थे जो अजीत दादा के
मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में थे और उसका कहा भी गया कि पुणे में जितने भी विकास के कार्य होते थे उस पर नजर रखने के लिए अजीत दादा सुबह 5 बजे ही निकल जाया करते थे और पुणे के लोगों से मिलना, वहाँ के वो जो इंडस्ट्री खासतौर पर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको लेकर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो बहुत मतलब उनको रेखांकित किया जाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि बारामती के विकास के कार्य के साथ साथ पुणे का विकास कार्य भी देखा जाना चाहिए। लेकिन अब अजीत दादा पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक वैक्यूम आया, जो एक शून्यता की स्थिति आई है, उसको भरना बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए भी, क्योंकि एनडीए का एक मजबूत साथी चला गया। आप सोचिए पिछले 40 वर्षों से 8 बार के विधायक थे वो और जिसमें 6 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे जी। तो इतना कद्दावर नेता जिसमें शरद पवार जैसे नेता को भी अगर विचारधारा में थोड़ी सी डिफरेंस हुआ तो शरद पवार जी से अलग हटके भी उन्होंने अपनी जो ये कहते हैं पहचान या उसको स्थापित किया। इतना ही नहीं किया और ये एकमात्र ऐसे नेता थे जो मतलब इनकी अगर आप राजनीति को देखें तो इनकी राजनीति में कहीं भी ऐसा नहीं आता था कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की वो राजनीति करते थे। उनको समान रूप से सभी समुदाय के लोगों का प्यार मिलता था। उनकी पार्टी में नवाब मलिक जैसे नेता भी थे। नवाब मलिक के साथ लगातार वो खड़े भी रहे उनके कठिन दिनों में, बुरे दिनों में। और मुझे लगता है कि वो इन चीजों से ऊपर उठकर और उन्होंने समाज सेवा की और आज एक ऐसे नेता का चला जाना मुझे लगता है कि एनसीपी के लिए तो बड़ी क्षति है ही और देश के लिए भी एक बड़ी क्षति है। जाहिर तौर पर एक बड़ी क्षति यहाँ पर, और खासतौर से अनंत जी क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में जब विकास की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में रखकर, जनता को केंद्र में रखकर शायद अजीत दादा ही थे जिन्होंने हम कह सकते हैं कि कई ऐसी विकास की जब बात की जा रही है तो उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया, क्योंकि एक जुड़ाव था जनता के साथ, जमीन के साथ। हाँ बिल्कुल था। मैं तो याद करता हूँ 2009 में जब सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही थी और ये सारे लोग एक साथ थे, मतलब चाचा भतीजे एक साथ थे, तो शरद पवार ने सुप्रिया सुले के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी अजीत दादा पवार को दी थी। और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो सुप्रिया सुले ने 2009 में 3-3.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज किया था। उतने वोटों से सुप्रिया सुले बारामती से भी कभी नहीं जीत पाई। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। हालांकि बाद के दिनों में अजीत दादा पवार की पत्नी जब वहां से सुनेत्रा जी खड़ी हुई तो सुप्रिया सुले से हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर जिस संगठनात्मक कौशल का उन्होंने परिचय दिया उससे ये लगता था कि चाचा भतीजे में एक संगठनात्मक कौशल तो है। लेकिन एक बात मैं आज कहना चाहूंगा, मैं शरद पवार की राजनीति को 92-93 से देख रहा हूं। शरद पवार को कभी मैंने भावुक होते हुए नहीं देखा, कभी उनके आंसू नहीं देखे। बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने आई जब 92 का मुंबई में ब्लास्ट हुआ उस समय से लेके और अभी तक। लेकिन कल जो शरद पवार सामने आए और उन्होंने बात रखनी शुरू की तो उनके आंसू निकल रहे थे और वो पक कर रो रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो एक अपने पुत्र जैसे भतीजे को खो देने का दर्द था जो शरद पवार के आंखों से आंसू बनकर निकल रहा था। जी बिल्कुल। और आज हम सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से ना वो सिर्फ शख्स जो वहाँ मौजूद था बल्कि हर कोई जो अजीत दादा को जानता था उसकी आंखें नम नजर आई जब उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी आपका और योगेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज शाम बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। इसमें भारत की समृद्ध सैन्य विरासत की शक्ति दिखाई देगी। देश की रक्षा में समर्पित अपने सशस्त्र बलों पर हमें अत्यंत गर्व है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी इस संदेश के साथ साझा किया है। बहूनामसि मन्य ईडिता विषम विषम युद्धाय संशिशाधि अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्मसि। हे वीर, तुम्हारा क्रोध विवेकपूर्ण होना चाहिए। तुम हजारों में एक शूरवीर हो। सम्मान के साथ अपने लोगों को तुम शासन करना व युद्ध करना सिखाओ। तुम्हारे साथ हम लोग विजय प्राप्ति के लिए जय घोष करना चाहते हैं। O brave warrior, your anger should be guided by wisdom. You are a hero among the thousands.
Teach your people to govern and to fight with honor. We want to cheer alongside you as we march to victory. और अब बात कर लेते हैं प्रगति पहल को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा भी किया गया है। प्रगति का ये कमाल अगर देखा जाए न सिर्फ योजनाओं तक सीमित है बल्कि इसका लाभ भी बड़े पैमाने पर मिला है और इसी को लेकर हम सीरीज भी चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50 विकास को गति। प्रगति पहल के तहत बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर की, जहां के दुर्गम इलाकों में वर्षों से अटका अगर देखा जाए पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट आखिरकार रफ्तार में आया। फॉरेस्ट क्लियरेंस से सड़क और समन्वय की बाधाओं को प्रगति मॉडल ने कैसे तोड़ा, आइए देखते हैं प्रगति की सफलता पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के कठिन पहाड़ों और घने जंगलों के बीच पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। 110 मेगावाट की इस परियोजना को 2012 में पूरा होना था, लेकिन 15 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन, 3 132 केवी लाइनों की मंजूरी, खराब एक्सेस रोड और विभागों के बीच समन्वय की कमी, इन सब के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। पीएम ऑफिस का मॉनिटरिंग का द्वारा और कोऑर्डिनेटली काम करने का द्वारा ये प्रोजेक्ट 2018 मई में कमीशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट चलने के वजह से अभी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो पावर सिनेरियो है वो काफ़ी सुधार आया है और ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन एनर्जी है। 2015 में ये मामला प्रधानमंत्री की प्रगति मीटिंग में पहुंचा और यहीं से प्रोजेक्ट की दिशा बदली। फॉरेस्ट क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक किया गया, विवादों को त्रिस्तरीय टीम बनाकर हल किया गया और एक्सेस रोड को क्रिटिकल डिपेंडेंसी मानकर बीआरओ और एमओआरटीएच को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। पहली बार सभी एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगीं। इन निर्णायक हस्तक्षेपों का असर साफ दिखा। पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने वर्षों की देरी के बाद गति पकड़ी और पूर्वोत्तर की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का मजबूत आधार बन गया। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति मॉडल ने फाइलों में अटके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की नई कार्य संस्कृति दी, जो कि अब मंत्र बन गया है। समयबद्धता, समन्वय और तेज डिलीवरी, इसी को लेकर सभी विभाग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से प्रगति पहल के जरिए विकास को गति मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मीडिया प्राइम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC। हर पल